नमस्कार। माता-पिता सभी के डाँटते हैं, किसी के कम, किसी के ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर समय जब वो डाँटते हैं तो उनका इरादा नेक होता है, आपकी भलाई होता है। परिवार में देखा जाता है कि पिता अक्सर बेटियों से तो प्यार से बात करते हैं, लेकिन बेटों को बहुत डाँटते हैं और कभी-कभी मारते भी हैं। लेकिन ये उनको डिसिप्लिन्ड बनाए रखने के लिए होता है मैक्सिमम केसेस में। बहुत कम फादर्स या पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों पर अत्याचार करें, है ना? ज़्यादातर उन्हें उनकी भलाई के लिए ही डाँटते हैं या फिर मारते हैं। और जो बच्चे अपने पेरेंट्स के अनुसार चलते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं उनके कहे अनुसार, तो वो आगे चलकर बहुत बार तरक्की करते हैं। उनकी सफलता के पीछे माँ-बाप की वो डाँट होती है। और सूर्यवंशम का वो डायलॉग आपको याद होगा कि जो पत्थर छेनी हथौड़ी की मार से डर जाए, वो कभी खूबसूरत मूर्ति नहीं बन सकता। यहाँ बात हो रही है इस कविता में बीथोवन की, उसके बारे में आपने सुना होगा। बहुत फेमस जर्मन म्यूज़िशियन था, जर्मनी का रहने वाला था। शुरू में वो थोड़ा-सा कम सुनता था, लेकिन धीरे-धीरे उसकी जो सुनने की क्षमता है, कम होती गई और एक वक़्त ऐसा आया जब वो बिल्कुल ही बहरा हो गया। इस पोएम में हम देखते हैं कि उनके फ़ादर को जो दिखाया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, कुछ क्रूअल सा, कुछ निर्दयी सा दिखाया गया है। हालाँकि वो अपने बेटे को अच्छा म्यूज़िशियन बनाना चाहते थे, इसीलिए उसे डाँटते थे, मारते थे, जो भी करते थे। लेकिन उनका इरादा था कि उनका बेटा बहुत अच्छा म्यूज़िशियन बने, और जो वो बना भी आगे चलकर। लेकिन बेचारे की दिल की हसरतें पूरी ना हो सकीं। उसके 2 लेटर्स हैं, एक उसने अपने दोस्त को लिखा है, एक अपनी प्रेमिका को लिखा है, और जिसमें वो अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में, ज़िंदगी ने उसके साथ जो मज़ाक किया उसके बारे में लिखता है। तो अक्सर जो अच्छा म्यूज़िक होता है, अच्छी कविताएँ होती हैं, वो दर्द से निकलती हैं, है ना? वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो बीथोवन का जो म्यूज़िक है ना, उसमें भी कहीं वो दर्द भरा हुआ है, इसलिए वो हमेशा हम लोगों को अपील करता है। आज भी सुनते हैं तो वो हमको अच्छा लगता है। चलिए पोएम शुरू करते हैं। लिसन, हिज फादर मेड अ हैबिट आउट ऑफ हिटिंग हिम। तो लिसन से शुरू होता है, थोड़ा सा आयरनिकल है बिगिनिंग, क्योंकि वो बीथोवन बेचारा सुन ही नहीं पाता था। हालांकि शुरू में ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अंत में वो पूरा बहरा हो गया था। तो जो उसकी कमी थी उसकी लाइफ में, उसको यहाँ पहले ही एक आयरनिकल फॉर्म में इस कविता को शुरू किया गया है। लिसन, सुनो। हिज फादर, उसके पिता ने, मेड अ हैबिट, एक आदत बना ली थी आउट ऑफ हिटिंग हिम, उसको मारने की। तो उसके पिताजी, बीथोवन के पिताजी अक्सर उसको पीटते थे। तो कई बार फादर्स पीटते हैं। सी, देखो, सम मैन ड्रिंक, कुछ लोग पीते हैं, यानी दारू पीते हैं, शराब पीते हैं। सम मैन येल, कुछ लोग चिल्लाते हैं। सम मैन, कुछ लोग हिट देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को पीटते हैं। दिस मैन, ये आदमी, यानी कि बीथोवन के पिताजी। डिड इट ऑल, ये सब कुछ करते थे, यानी दारू भी पीते थे, चिल्लाते भी थे और पीटते भी थे। बिकॉज, क्योंकि, आई गेस, मेरा अंदाजा है, ऑल मैन, सभी लोग, यानी सभी पुरुष, मर्द, वॉन्ट, चाहते हैं, देयर बॉयज, अपने लड़कों को, टू बी जीनियसेस, कि उनके बेटे जीनियस बने। वो अपने लड़कों को बहुत आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जीनियस हों उनके पिताजी, उनके जो बच्चे हैं। इसलिए पिताजी अपने बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। बीथोवन, तो ये बात किसकी हो रही है और किसके पिताजी के बारे में हो रही है? बीथोवन के पिताजी के बारे में। लिटिल बॉय, छोटा सा लड़का, लिविंग इन अ हाउस, एक घर में रहता हुआ, वेयर, जहाँ, अ नेम, एक नाम, मेंट नथिंग, कोई मतलब नहीं रखता था। मीन माने मतलब रखना, तो नाम का जहाँ कोई मतलब नहीं था। लिविंग इन अ हाउस, एक घर में रहता हुआ, यानी बीथोवन एक घर में रहता था। वेयर, जहाँ, मर्सी हैड टू बी अर्नड, दया कमानी पड़ती थी। थ्रू, द्वारा, किसके, कैसे कमाई जाती थी? ईच परफेक्ट नोट टम्बलिंग, ईच, प्रत्येक, परफेक्ट यानी एकदम से सटीक, नोट का मतलब सुर, टम्बलिंग जो निकलता हुआ,
यानी वो पियानो बजा रहा है और उसमें से परफेक्ट नोट निकल रहा है, एक सटीक स्वर निकल रहा है, उसके द्वारा मर्सी कमाई जाती थी, दया कमाई जाती थी। तो अगर आपने सही से म्यूज़िक नहीं प्ले किया, पियानो अच्छे से नहीं बजाया, तो आपके ऊपर दया नहीं की जाएगी। यानी बीथोवन पर उसके पिताजी बिल्कुल दया नहीं करते थे अगर वो परफेक्ट म्यूज़िक नहीं बजाता था। Up through the roof to tickle the toes of angels whose harps couldn't hold। अब म्यूजिक भी कैसा निकले, पियानो से जो म्यूजिक निकले वो अप, ऊपर को जाए, थ्रू में से होकर, किस में से होकर, द रूफ, छत में से होकर, यानी छत को पार करता हुआ वो म्यूजिक ऊपर को जाए। और कहाँ जाए, टू टिकल माने गुदगुदाने के लिए, द टोज यानी जो पैर की उंगलियां होती हैं वो टो कहलाती हैं, तो पैरों को ऑफ एंजल्स यानी जो देवदूत होते हैं, फरिश्ते होते हैं, उनके पैरों को गुदगुदाए जाके ऊपर। होज हार्प्स, जिनकी हार्प्स जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी जिनको फरिश्ते बजाते हैं, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुडंट होल्ड, नहीं पकड़ सकते थे, हाफ द पैशन, आधी भी वो पैशन, वो भावना, यानी आपको कोई भी काम करने के लिए उस के प्रति पैशन चाहिए होती है ना, भावना चाहिए होती है, फीलिंग चाहिए होती है। तो उन फरिश्तों के जो हार्प्स हैं, उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, वो उस आधी भी भावना को नहीं पकड़ पाते थे। दैट वॉज हेल्ड, जो पकड़ी हुई थी, इन द हैंड्स, हाथों में, ऑफ अ यंग बॉय, उस छोटे से लड़के के, हु जो कि वॉज था हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी सुनने में उसको कठिनाई होती थी, यानी थोड़ा सा बहरा था। तो उसका जो म्यूजिक निकलता था वो फरिश्तों के म्यूजिक से भी ज़्यादा पैशन से भरा हुआ था। तो आप समझे कि जो एंजल्स का म्यूजिक है वो तो डिवाइन है, लेकिन उससे भी ज़्यादा डिवाइन म्यूजिक था बीथोवन का, है ना, जो फरिश्तों के पैरों से जाकर टकराता था, उनको गुदगुदाता था। बीथोवन, तो ये म्यूजिक किसका था, बीथोवन का। और आगे देखिए, हु हर्ड, जो सुनता था, हिज फादर्स एंथम, अपने पिता का वही रटा रटाया गीत। एंथम जो वैसे तो नेशनल एंथम है, जैसे गीत ही होता है, तो अपने पिता का एक गीत वो सुनता था। एवरी टाइम, हर समय, ही पुट फिंगर, वो अपनी जब उंगलियां रखता था, टू आइवरी, आइवरी हाथी दांत होता है, तो ये जो पियानो वो बजाता था वो आइवरी का बना हुआ था। जब भी उस पियानो को बजाता था उसके पिता एक ही रट लगाए रहते थे, और वो क्या रट थी, इट वॉज नॉट गुड एनफ, यानी इट किसके लिए आया, म्यूजिक के लिए, जो भी तुम बजा रहे हो वो अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, गुड एनफ नहीं है, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। सो ही प्लेड स्लोली, और जब उसके पिताजी ऐसा बोलते थे तो वो थोड़ा धीरे बजाता था। फिर उसके पिताजी बोलते थे नॉट गुड एनफ, अभी भी अच्छा नहीं है। सो ही प्लेड सॉफ्टली, इसलिए वो सॉफ्टली बजाता था, बड़ी नरमाई से बजाता था, आहिस्ता आहिस्ता। नॉट गुड एनफ, फिर से उसके पिताजी चिल्लाते थे, अभी भी ठीक नहीं है। सो ही प्लेड स्ट्रांगली, तो फिर वो जोर जोर से बजाता था। नॉट गुड एनफ, ये भी अच्छा नहीं है, अभी भी अच्छा नहीं है। तो उसके पिता को, मतलब एक कह सकते हैं आप, परफेक्शनिस्ट थे उसके पिताजी, कभी भी कोई भी चीज़ अच्छी ही नहीं लगती थी, वो कितना भी अच्छा बजाता था वो उसमें कमियां निकालते ही रहते थे। एंड व्हेन ही कुड प्ले नो मोर, एंड व्हेन, और जब, ही कुड प्ले नो मोर, अब वो और नहीं बजा सकता था, हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियां, क्रैम्ड अप, यानी मुड़ जाती थीं, लाइक द नार्ल्ड रूट्स, कैसे, जो आपने पेड़ की जड़ें देखी होंगी वो घुमावदार हो जाती हैं, मैं आपको कैसे बताऊं, ऐसे ऐसे करके क्रैम्प हो जाती थी, मतलब मुड़ मुड़ जाती थी ऐसे ऐसे करके। वो आपने जड़ें देखी होंगी तो ऐसे ऐसे करके एक के ऊपर एक ऐसे होती हैं, तो ऐसी हो जाती थी उसकी उंगलियां, मतलब बजाते बजाते थक जाती थी और मुड़ जाती थी। नार्ल्ड रूट्स ऑफ ट्री ट्रंक्स, यानी पेड़ के तनों की। आपने प्रॉप रूट्स देखी होंगी बरगद की, जो ऊपर से एक के ऊपर लिबड़ती रहती हैं, वैसी हो जाती थी। इट वॉज नॉट गुड एनफ, और उसके पिताजी यही कहते रहते थे, बेचारा बजा बजा के थक गया, और इट वॉज नॉट गुड एनफ, ये भाई
अभी अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं आया। बीथोवन, अ म्यूजिशियन विदाउट हिज मोस्ट प्रेशियस टूल। अ म्यूजिशियन एक संगीतकार, विदाउट बिना, हिज उसके, मोस्ट सबसे ज़्यादा, प्रेशियस कीमती, टूल यंत्र। तो भाई किसी भी म्यूजिशियन का मोस्ट प्रेशियस टूल सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा कीमती यंत्र, हथियार, औजार क्या है? हिज ईयर ड्रम्स, उसके कानों के पर्दे। could no longer pound out rhythms for the symphonies playing in his mind। अब ये देखिए उन्होंने एक एनाटॉमी से रिलेटेड इमेज यूज़ किया यहाँ पर कि ईयर ड्रम्स जो होते हैं वो टिम्पानम बोलते हैं उसको एनाटॉमी में, TYMPANUM, देखिएगा आप। तो वो क्या है, एक मेम्ब्रेन होती है जो वाइब्रेट करती है, जिससे हमको सुनाई देता है ना। तो ऐसे ही जब ड्रम बजते हैं तो वो भी वाइब्रेट करते हैं ना, तो अभी तो साउंड करते हैं। तो हिज ईयर ड्रम्स, उसके जो कान के पर्दे थे, वो जो मेम्ब्रेन है, वो जो टिम्पानम है, कुड नो लॉन्गर पाउंड आउट। तो अब नहीं वो क्या कर सकती थी, पाउंड आउट का मतलब भी बजाना होता है। रिदम्स ताल होती है, फॉर द सिम्फनीज, सिम्फनी लय होती है, यानी सुरों को मिलाकर जो एक धुन बनाई जाती है वो सिम्फनी कहलाती है। प्लेइंग जो बज रही होती थी, इन हिज माइंड उसके दिमाग में। तो हमारे जो कान हैं वो दिमाग से कनेक्टेड हैं, हमारी आंखें हैं वो दिमाग से कनेक्टेड हैं, हमारे सारे सेंसेस हमारे दिमाग से कनेक्टेड हैं। तो अब जो सिम्फनीज, जो धुनें उसके दिमाग में बज रही हैं, उनको कान के माध्यम से, अब क्योंकि उसकी वो मेम्ब्रेन काम नहीं कर रही है, ईयर ड्रम्स काम नहीं कर रहे हैं, तो वो उसको नहीं बजा सकती। तो टूल चाहिए, यानी कान जो है वो सबसे बड़ा टूल है एक म्यूजिशियन के लिए, और वही टूल उसके पास नहीं है ना। हिज ईयर ड्रम्स कुड नो लॉन्गर पाउंड आउट। तो पहले वो सुन सकता था, लेकिन अब उसके ईयर ड्रम्स काम नहीं कर रहे हैं। तो नो लॉन्गर का मतलब अब नहीं, पाउंड आउट बजा सकते, रिदम्स ताल नहीं दे सकते, फॉर द सिम्फनीज उन धुनों के लिए, प्लेइंग जो बज रही हैं, इन हिज माइंड उसके दिमाग में। ही कुडंट हियर, वो नहीं सुन सकता था, द ऑडियंस क्लैपिंग, जो ऑडियंस, श्रोता तालियां बजा रहे हैं उसके लिए, उनको नहीं सुन सकता। कुडंट हियर, नहीं सुन सकता था, द पीपल, के लोग, लविंग हिम, उसको प्यार कर रहे हैं। जब कोई कंसर्ट होता है, आपने अगर मतलब सामने के सामने नहीं देखा है तो टीवी में तो कम से कम देखे ही होंगे कंसर्ट। जैसे माइकल जैक्सन का होता है तो कितना शोर मचाते हैं लोग, तो वो जो प्यार है वो उसको सुनाई नहीं देता था। कुडंट हियर, नहीं सुन सकता था, द विमेन, के औरतें, इन द फ्रंट रो, सामने की कतार में, विस्परिंग, फुसफुसा रही होती थीं, बीथोवन बीथोवन ऐसे करके फुसफुसा रही होती थी प्यार से, वो नहीं सुन सकता था। एज दे लेट द म्यूजिक इन्वेड देयर नर्वस सिस्टम लाइक एन आर्मेडा, यानी अब जो ऑडियंस है, एज दे किसके लिए आया है, उन ऑडियंस के लिए और उन औरतों के लिए जो सामने की कतार में बैठी हुई हैं, और वो उसका नाम फुसफुसा रही हैं। क्यों फुसफुसा रही हैं, क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसके म्यूज़िक का ऑडियंस पर, है ना। क्यों इतना शोर कर रहे हैं वो ऑडियंस, क्यों इतने खुश हैं, पागल हुए जा रहे हैं खुशी से। तो ये आगे एक्सप्लेन किया है कि एज दे लेट द म्यूज़िक, यानी जो संगीत है जो बीथोवन बजा रहा है, उसको वो क्या करने दे रहे हैं, इन्वेड माने आक्रमण करना होता है, अटैक करना होता है। देयर नर्वस सिस्टम, अपने तंत्रिका तंत्र पर, यानी एक नर्वस सिस्टम होता है ना, पूरे हमारे शरीर में नर्व्स फैली हुई हैं। आपको नोच आ गया आपकी टांग में, तो आपके दिमाग को कैसे पता चलता है, वो एक नर्वस सिस्टम है जो ऊपर तक संदेश ले जाता है दिमाग तक, और दिमाग आदेश देता है पैर हटाओ, कोई नोच रहा है आपको, है ना। तो पूरा दिमाग से जुड़ा हुआ है। अब उस नर्वस सिस्टम पर वो अटैक कर रहा है म्यूजिक। कैसे अटैक कर रहा है, लाइक एन आर्मेडा, कितनी ब्यूटीफुल सिमिली है ये, लाइक एन आर्मेडा। आर्मेडा क्या होता है, जंगी जहाज होता है, यानी जो युद्धपोत होते हैं जिनसे युद्ध लड़े जाते हैं, वो आर्मेडा होता है। स्पेनिश आर्मेडा बहुत फेमस है हिस्ट्री में।
तो लाइक एन आर्मेडा, एक जंगी जहाज की तरह उसका म्यूजिक अटैक कर रहा है। कहाँ और किस पर अटैक कर रहा है? देयर नर्वस सिस्टम, यानी ऑडियंस के नर्वस सिस्टम पर। मार्चिंग थ्रू, मार्च करता जा रहा है, थ्रू में से होकर। फायरिंग, जलती हुई। कैनन्स, तोपों की। बाल्स, गोले, यानी तोपें चल रही हैं और उनमें से गोले निकल रहे हैं। तो अब ये गोले जो निकल रहे हैं, हमारी बॉडी में तोपें चल रही हैं, हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, बहुत सारे दुख दर्द, जीवन की टेंशन्स, है ना, वो सारी अंदर से अटैक कर रही हैं। तो वो तोप के गोलों की तरह वो अटैक कर रही हैं किस पर? आर्मेडा पर। और आर्मेडा क्या है यहाँ पर? वो म्यूजिक जिसको बीथोवन बजा रहा है। तो उसके ऊपर वो फायरिंग कैनन बॉल्स गिर रही हैं। अब उन बॉल्स को वो डिटोनेट कर रहा है, यानी फोड़ता जा रहा है। एवरी मॉलिक्यूल, हर अणु को। इन देयर बॉडी, उनके शरीर में। किसके शरीर में? ऑडियंस के शरीर में। इनटू एक्सप्लोजन्स, और विस्फोट हो रहे हैं। ऑफ हेवनली सेंसेशन, और विस्फोट होके उसमें से क्या निकल रहा है ना? एटम बॉम्ब जो गिरा था हिरोशिमा नागासाकी पर, तो उसमें से रेडिएशन निकला था और सब भस्म हो गया था। अब यहाँ पर भी वही अटैक चल रहा है, डिटोनेट हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन उनमें से निकल क्या रहा है? रेडिएशन नहीं निकल रहा जो विनाशकारी रेडिएशन था, वहाँ निकल रहा है हेवनली सेंसेशन। बड़ा ही डिवाइन सा सेंसेशन, मतलब फीलिंग, मज़ा आ रहा है। मतलब उसको सुनकर सारी दुनिया को भूल जा रहे हैं ऑडियंस, उनको हेवनली सेंसेशन हो रहा है। ईच नोट, हर सुर। लिविंग, छोड़ रहा है। ट्रैक मार्क्स, यानी पद चिन्ह। ओवर एवरी इंच, हर इंच पर। ऑफ दैट बॉडी, उस शरीर के। मेकिंग दैम एक, और उनको दर्द हो रहा है, यानी एक खुशी का भी दर्द होता है ना, जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है तब भी तो एक होता है, तब भी तो पेन होता है, तो वो खुशी वाला दर्द है। फॉर वन मोर हिट, यानी उनको दर्द हो रहा है और वो चाहते हैं कि एक हिट और मिले। आपको कोई पीट रहा है और आप चाहते हैं एक थप्पड़ और पड़े, तो ये वो वाला मार है कि एक हिट और पड़े तो और भी मज़ा आ जाए। यानी अटैक हो रहा है उस म्यूज़िक का, लेकिन उसमें मज़ा आ रहा है, एक हिट और पड़े। ही वॉज एन एडिक्शन, वो तो एक लत हो गया था। मुझे तो तेरी लत लग गई, है ना? तो वैसा ही था उसका म्यूज़िक। जैसे हम शराब हम तो नहीं पीते खैर, लेकिन जो भी पीते हैं उनको मालूम है नुकसान कर रही है, लिखा हुआ है बॉटल पर। सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट के पैकेट पर लिखा हुआ है ना, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन एडिक्शन है। तो यहाँ इंजूरियस तो वो नहीं है, लेकिन वो मतलब इतनी ज़्यादा खुशी दे रहा है कि उनको पेन हो रहा है खुशी के मारे, और फिर भी वो एक हिट और चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं उस म्यूज़िक को, क्योंकि उनको उसकी लत लग गई है। And kings, queens, it didn't matter, the man got down on his knees for no more. And kings, और चाहे कोई राजा आए, queens, चाहे कोई रानी आए, it didn't matter, ये परवाह नहीं थी, ये तो मायने ही नहीं रखता था कि सामने क्वीन है या किंग है। द मैन, वो बंदा, यानी कि बीथोवन। गॉट डाउन ऑन हिज नीज, गॉड अपने घुटनों पर झुकता था। फॉर नो वन, किसी के लिए भी नहीं, है ना? सामने राजा रानी भी आ जाए तो भी वो अपने घुटनों पर नहीं झुकता था। बट, लेकिन। एम्प्यूटेटेड, उसने काट रखी थीं। द लेग्स, टांगें। ऑफ हिज पियानो, अपने पियानो की। सो, ताकि। ही कुड फील, वो महसूस कर सके। द वाइब्रेशंस, यानी वाइब्रेशन को, जो कपकपाहट जो होती है, थरथराहट जो होती है ना, कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है तो एक कंपन सा होता है, थरथराहट सी होती है, तो उसको वो महसूस कर सके। थ्रू द फ्लोर, फर्श से। तो पियानो की नीचे की टांगें काट दी, अब म्यूज़िक बज रहा है तो नीचे वाइब्रेशंस निकल रहे हैं फर्श पर, उसको वो महसूस कर सके। उसके लिए
द मैन, वो बंदा बीथोवन, गॉट डाउन, झुक जाता था, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, फॉर म्यूजिक, संगीत के लिए। तो वो किसी राजा रानी के सामने तो घुटनों पर नहीं झुकता था, लेकिन अपने संगीत के लिए वो घुटनों पर झुक जाता था। तो जो संगीत था वो उसका भगवान था। यानी आपका जो काम है वो जब आपका भगवान बन जाता है, वो जब आपकी पूजा बन जाता है, तो उसमें एक अलग ही तरीके की सब्लिमिटी आ जाती है। वैसा ही बीथोवन के साथ था। And when the orchestra played his symphonies, it was the echoes of his father's anthem repeating itself like a broken record, a broken record. अब धीरे धीरे मैंने आपको बताया था कि उसकी सुनने की शक्ति क्षीण हो रही थी, कम हो रही थी। तो ऑर्केस्ट्रा उसका बज रहा है ना, और म्यूजिशियंस हैं वो उसकी सिम्फनीज़ को बजा रहे हैं। एंड व्हेन द ऑर्केस्ट्रा, तो जब ऑर्केस्ट्रा यानी जो समूह है, जो ग्रुप है म्यूजिशियंस का, प्लेड बजाता था, हिज सिम्फनीज़, उसकी धुनों को, इट वॉज, तो क्या होता था, द इकोज, यानी इको करता था, गूंजता था, ऑफ हिज फादर्स एंथम, उसके पिता की वही रट, रिपीटिंग इटसेल्फ, अपने आप को दोहरा रही होती थी, लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, जैसे कि रिकॉर्ड टूट गया हो। तो टेप रिकॉर्डर होता था, अभी शायद आप लोगों ने तो ना देखा हो, हम लोगों के टाइम में टेप रिकॉर्डर होता था, तो उसमें कैसेट्स होते थे, है ना, तो वो कभी कभी टूट जाता था, कभी कभी वो गड़बड़ कर जाता था, घिर घिर करता था, आवाज़ टूटी फटी फटी आती थी। तो वैसे ही जैसे कि रिकॉर्ड वो टूट गया हो, वैसी ही उसके पिताजी के उस रट की उस आवाज़ उसको आती रहती थी। इट वॉज नॉट गुड एनफ, ये मज़ा नहीं आया, ठीक नहीं है। सो दे प्लेड स्लोली, अब जैसे उसके पिताजी बोलते थे और वो बजाता था, अब ये म्यूजिशियंस बजा रहे हैं और उसके पिताजी के बोल उसके दिमाग में गूंज रहे हैं और वो म्यूजिशियंस को इशारा कर रहा है, अच्छा नहीं है ऐसे करके, हाँ हाथ हिला रहा है। और तो फिर वो स्लोली बजाने लगते थे, फिर वो हाथ हिला के इशारा करता था उनको, नॉट गुड एनफ, अभी भी मज़ा नहीं आया। सो दे प्लोड सॉफ्टली, और फिर वो सॉफ्टली बजाने लगते थे। नॉट गुड एनफ, वो फिर इशारा करता था कि अभी भी अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा। सो दे प्लोड स्ट्रांगली, तो अब वो बजाने लगते थे ज़ोर ज़ोर से। नॉट गुड एनफ, अभी भी अच्छा नहीं है, मज़ेदार नहीं है। तो जैसे पिताजी उसके करते थे बिहेव, अब वैसे ही वो करने लगा है अपने ऑर्केस्ट्रा के सामने। सो दे ट्राइड टू मॉक द मैन, make fun of the madness by mimicking the movements, holding their bows a quarter of an inch above the strings, not making a sound. It was perfect. अब म्यूजिशियंस परेशान हो जाते थे उसके देख के, उसके इशारों को, उसकी बातों को। सो इसलिए दे ट्राइड, वो कोशिश करते थे, टू मॉक, मजाक बनाने की, द मैन, इस आदमी की, यानी बीथोवन की, मेक फन ऑफ द मैडनेस, मेक फन ऑफ, मजाक बनाते थे, द मैडनेस, पागलपन की। तो ये एक तरीके से उसका पागलपन था जो उसके पिताजी की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज रही होती थी। बाय मिमिकिंग, मिमिक माने नकल उतारना, द मूवमेंट्स, मूवमेंट्स की, तो वो बजा नहीं रहे होते थे, केवल नकल उतार रहे होते थे मूवमेंट्स की। होल्डिंग, पकड़कर, देयर बोज, अपने बोझ, यानी वो जो एक लकड़ी सी होती है जिससे बजाया जाता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को, तो उनको अ क्वार्टर ऑफ एन इंच, तो 1 इंच का 1/4 भाग, क्वार्टर माने चौथाई भाग, ऑफ एन इंच, एबव द स्ट्रिंग्स, तारों के ऊपर, तो तारों के थोड़ा सा ऊपर अपने बोझ को रखते थे, नॉट मेकिंग अ साउंड, और आवाज़ आ नहीं दी होती क्योंकि वो बजा तो रहे नहीं है। इट वॉज परफेक्ट, ये परफेक्ट था। यू सी, आपको तो पता ही है, जानते ही हैं, द डीफ, के बहरे लोगों को, हैव एन इंटीमेसी, उनकी घनिष्ठता होती है, विद साइलेंस, शांति से। इट्स इन देयर ड्रीम्स, इट्स मतलब ये होती है क्या, साइलेंस, ये होती है इन देयर ड्रीम्स, उनके सपनों में भी, यानी अब उनको सुनाई देता नहीं है तो उनके सपनों में भी साइलेंस होती है, शांति होती है।
एंड द म्यूजिशियंस, और जो संगीतकार हैं, टर्न टू वन अनदर, एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं, नॉट नोइंग, क्योंकि उनको पता नहीं होता, व्हाट टू मेक ऑफ द मैन, कि इस इंसान का, इस आदमी का क्या करें, ट्राइंग, कोशिश करता हुआ, टू कैलकुलेट, यानी आंकने की, द डिस्टेंस, दूरी, बिटवीन मैडनेस एंड जीनियस, यानी मैडनेस पागलपन होता है और जीनियस प्रतिभा होती है। तो जितने भी जीनियस हैं वो एक तरीके से पागल होते हैं। जीनियस को मतलब उनमें थोड़ी सी अलग तरीके से वो काम करते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं, तो कई बार जो जीनियस लोग हैं वो पागल कहलाते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन हो, चाहे और भी जितने साइंटिस्ट हुए हैं, कई बार उनको पागल करार दिया गया था उनके स्कूल में। तो ये जो म्यूजिशियंस हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि पागलपन और प्रतिभा के बीच की दूरी कितनी होती है ना। वो लगभग उनको लग रहा है कि कोई दूरी होती ही नहीं है। जो जीनियस है वो थोड़ा सा पागल होता है। कई बार हम अलेक्सा को कुछ सुनाने को बोलते हैं और वो नहीं सुनाती, तो हम अलेक्सा से कहते हैं कि अलेक्सा क्या तुम पागल हो? तो वो कहती है वाह थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जितने भी जीनियस हैं दुनिया में वो सब पागल थे। तो वही डिस्टेंस है जो वो नापने की कोशिश कर रहे हैं म्यूजिशियंस, रियलाइजिंग, महसूस करते हुए, दैट बीथोवन्स म्यूजिकल मेजरमेंट्स, क्या वो रियलाइज कर रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं कि बीथोवन के जो म्यूजिकल मेजरमेंट्स हैं, यानी कि उसकी जो संगीत की धुनें हैं, कुड टेक यू, आपको ले जा सकती हैं, द डिस्टेंसेस, उस दूरी तक, रीचिंग, जो पहुंचती हैं, पास्ट माने परे, बियॉन्ड, द टावर्स ऑफ बेबीलोन, तो बेबीलोन की जो ऊंची ऊंची मीनारें हैं उनसे भी ऊपर, बेबीलोन की मीनारें, बेबीलोन की सभ्यता बहुत फेमस है, तो उसमें जो मीनारें बनी हैं बहुत ऊंची ऊंची, उनसे भी ऊपर ले जा सकती है क्या, बीथोवन की संगीत की धुनें। टर्निंग सोलर सिस्टम्स, और टर्निंग माने वो बदल सकती हैं सोलर सिस्टम को, सौर मंडल को, इनटू सिंबल्स, सिंबल क्या है, मजीरे होते हैं, आपस में टकरा के ऐसे ऐसे करके वो बजाए जाते हैं, पीतल के होते हैं, तो दैट क्रैश टुगेदर, जो आपस में टकराते हैं। सत्संग होता है घर में तो आपने देखे होंगे मजीरे बजाए जाते हैं, वो सिंबल्स कहलाते हैं। तो अब इसका जो म्यूज़िक है ना, बीथोवन का जो म्यूज़िक है वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचता है कि वो सोलर सिस्टम को, यानी जो प्लैनेट्स हैं उनको आपस में टकरा सकता है। वो आपस में टकरा के एक दूसरे से टकराएं उसी तरीके से जैसे कि मजीरे टकराते हैं। कॉजिंग, यानी वो मजबूर कर सकता है कॉमेट्स, यानी पुच्छल तारों को, टू कोलाइड, आपस में टकराने के लिए। क्रिएटिंग क्रेसेंडोज दैट वर सो लाउड, क्रिएट मीन्स पैदा करना, क्रेसेंडो चढ़ती हुई धुन होती है ना, साउंड बढ़ती जाती है तो वो क्रेसेंडो कहलाती है। और यहाँ पर एलिट्रेशन भी है, सी सी, और यहाँ पर भी था कॉजिंग कॉमेट्स टू कोलाइड, पूरे में देखो ये बहुत अच्छा एलिट्रेशन है। क्रिएटिंग क्रेसेंडोज दैट वर सो लाउड, तो ऐसी चढ़ती हुई धुन पैदा कर सकता है उसका म्यूजिक जो कि इतना ऊंचा था। दे शुक द कॉन्स्टलेशंस, कि उन्होंने, यानी वो ताकत रखते थे शुक, हिलाने की, कॉन्स्टलेशंस जो तारामंडल हैं, अंटिल, जैसे सप्तऋषि तारामंडल है तो कॉन्स्टलेशन कहता है, एक फिगर टाइप की बनाते हैं कुछ स्टार्स मिलकर, तो वो कॉन्स्टलेशंस कहलाते हैं। अंटिल, जब तक कि द स्टार्स बिगेन टू फॉल फ्रॉम द स्काई, और इतनी देर तक वो हिलाते हैं कॉन्स्टलेशंस को जब तक कि स्टार्स, जो सितारे हैं, वो आकाश से गिरने ना लग जाएं। एंड इट लुक्ड, और ऐसा लगता था, लाइक द एंटायर यूनिवर्स, जैसे कि पूरा ब्रह्मांड, हैड बिगन टू क्राई, रोने लगा हो। डिस्टेंस मस्ट बी एन इल्यूजन, तो जो दूरी है स्टार्स के बीच की वो एक भ्रम है। द मैन मस्ट बी अ जीनियस, ये इंसान पक्का जीनियस है।
और अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि जो म्यूजिशियंस थे वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे जीनियस और मैडनेस के बीच की। तो अब वो जो मैडनेस है वो नहीं है, मैडनेस और उसके जीनियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो केवल इल्यूज़न है, भ्रम है। ये इंसान पागल नहीं है, ये जीनियस है। तो इस पूरे पैसेज में कहना चाह रहे हैं पोइट कि इतना पावरफुल है बीथोवन का म्यूज़िक कि पूरे ब्रह्मांड में वो जा सकता है और जो प्लैनेट्स हैं उनको आपस में टकरा सकता है। थोड़ा एग्जेजरेटिव टर्म्स में हालांकि बोला गया है, कहने का मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल म्यूज़िक है उसका। बीथोवन, हिज थॉट्स मूविंग एट द स्पीड ऑफ साउंड, उसके जो विचार हैं वो मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं एट द स्पीड ऑफ साउंड, आवाज़ की गति से। तो आवाज़ की गति बहुत तेज़ होती है, हालांकि जो लाइट की गति है वो उससे भी तेज़ होती है। जब बिजली कड़कती है तो पहले हमें बिजली दिखाई देती है और आवाज़ उसके गड़गड़ाने की, बादल की, वो बाद में आती है। तो साउंड की गति से उसके थॉट्स हैं वो मूव कर रहे हैं या करते हैं। और यहाँ पर शायद पोइट लाइट की गति भी यूज़ कर सकता था, स्पीड ऑफ लाइट भी यूज़ कर सकता था, लेकिन वो बार बार साउंड वर्ड यूज़ कर रहा है और ये एम्फेसाइज कर रहा है उसके ड्रॉबैक को, बीथोवन के ड्रॉबैक को, कि वो साउंड तो सुन ही नहीं सकता है ना, बहरा है। तो बजाय स्पीड ऑफ लाइट यूज़ करने के, क्योंकि यहाँ एग्जेजरेटिव टर्म्स में वो बात कर रहा है पोइट, तो ज़्यादा एग्जेजरेट करना था तो स्पीड ऑफ लाइट यूज़ करना था उसको, लेकिन उसने स्पीड ऑफ लाइट की बजाय स्पीड ऑफ साउंड यूज़ किया है ना। बार बार उसको इंडिकेट कर रहा है, उसको एम्फेसाइज कर रहा है कि वो सुन नहीं पाता, बहरा है। ट्रांसफॉर्मिंग इमोशन इनटू म्यूज़िक, तो वो अपनी इमोशन को ट्रांसफॉर्म कर देता है, म्यूज़िक बना देता है। तो मैंने आपको शुरू में जिक्र भी किया था कि बेचारे को ना मोहब्बत मिली, उसकी शादी भी नहीं हुई थी, 56 ईयर्स की एज में उसकी डेथ हुई थी, और ज़िंदगी में देखिए उसकी सुनने की क्षमता चली गई, वो बीमार रहा काफ़ी दिन। तो जो उसकी इमोशंस हैं, जो उसका दर्द है, वो सब उसके म्यूज़िक में बयां होता है ना, दिखाई देता है, हमको महसूस होता है। तो वो पूरी इमोशंस को उसने म्यूज़िक में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। एंड फॉर अ मोमेंट, और एक पल के लिए, इट वॉज, ये था, लाइक जॉय, जैसे कि आनंद, खुशी, वॉज अ टेंजिबल थिंग, कोई सॉलिड चीज़ हो गई हो। जो जॉय है वो महसूस करने की चीज़ है ना, उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। लेकिन अब ऐसा लग रहा था इस म्यूजिक से कि जो खुशी है वो एक सॉलिड चीज़ बन गई है, लाइक यू कुड टच इट, जैसे कि आप उसको छू सकते हैं। ऐसा था उसका म्यूज़िक कि खुशी छूने की चीज़ लगने लगती थी उसके म्यूज़िक को सुनकर। लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे कि पहली बार, वी कुड वॉच, हम देख सकते थे, लव एंड हेट, मोहब्बत और नफ़रत को, डांस टुगेदर, साथ मिलकर नाचते हुए, इन अ वर्ल्ड्स, तो ये एक डांस फॉर्म है, ऑफ सच प्रिसीजन, जिसमें कपल डांस करते हैं, ऑफ सच प्रिसीजन, प्रिसीजन माने एग्जैक्टिट्यूड, बिल्कुल इतनी सटीकता के साथ, एंड ब्यूटी, और इतनी खूबसूरती के साथ, दैट, कि, वी फाइनली अंडरस्टूड, हम अंततः ये समझ गए, दैट, कि हिस्ट्री वॉजंट इम्पोर्टेंट, इतिहास महत्वपूर्ण नहीं था, टू नो द मैन, उस बंदे को जानने के लिए उसका इतिहास, उसकी लाइफ हिस्ट्री, उसकी बायोग्राफी पढ़ना ज़रूरी नहीं था। ऑल वी एवर हैड टू डू, जो कुछ वो हमको करना था वो क्या था, वॉज लिसन, वो था सिर्फ सुनना। उसके म्यूज़िक को सुनकर हम जान सकते थे कि वो क्या बंदा है, उसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। तो उसका म्यूज़िक हमको एक साथ अपोजिट फीलिंग्स को महसूस कराता है, जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा, वी कुड वॉच लव एंड हेट डांस टुगेदर। तो जो कपल डांस होता है उसमें मेल फीमेल डांस कर रहे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं मेल फीमेल, हालांकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी हैं। वैसे ही यहाँ लव और हेट्रेड, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी हैं, मतलब पूरक भी हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। लव के बिना आप हेट को नहीं जान सकते, हेट के बिना आप लव को नहीं जान सकते। और ये जो जॉय है,
जॉय ये कहाँ से आया है, उसके ज़िंदगी के पेन से आया है। तो पेन या सैडनेस या सॉरो, सफरिंग और जॉय ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, क्योंकि जॉय के बिना आप सॉरो को नहीं जान सकते, सॉरो के बिना जॉय को नहीं जान सकते। तो ये म्यूज़िक है बीथोवन का, जो हमको अपोजिट फीलिंग्स को महसूस कराता है। तो खूबसूरत ऑक्सीमोरोन यहाँ यूज़ हुआ है। हमारी पूरी लाइफ ही एक ऑक्सीमोरोन है ना। सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। जिसने जितना दुख पाया है वो उतना फ़िलोसॉफ़िकल हो जाता है। कई बार आपने देखा हो कुछ लोग तो दुख से टूट जाते हैं, कई बार लोग सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े फ़िलोसॉफ़िकल हो जाते हैं, है ना। वो कुछ ऐसे काम कर जाते हैं अपनी ज़िंदगी में जो मेमोरेबल हो जाते हैं। तो यहाँ भी बीथोवन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत दर्द सहा, दुख सहा, लेकिन हमको एक ऐसी सौगात दे गया वो जाते जाते, कि आज भी हम उसको एंजॉय करते हैं, हम उसको प्यार करते हैं। तो अगर आप देखें बीथोवन की लाइफ को, उसको तो बेचारे को नहीं मिला ज़िंदगी में, है ना, प्यार मोहब्बत नहीं मिली, जो भी उसने चाहा वो नहीं मिला, लेकिन हमको वो कुछ ऐसा दे गया जिसको हम आज भी एंजॉय कर सकते हैं। तो हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है उसकी लाइफ, एक प्रेरणा है कि ज़िंदगी में हमारी में कितने भी पीड़ा हो, कितना भी दुख दर्द हो, लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो बाद में लोग उसके लिए हमें याद करें, लोगों के काम आए। ऐसा हम अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। चलिए, ये कविता यहीं ख़त्म होती है, हम वीडियो भी ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।